हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखिए ना, एक एक कंटिन्यूटी के साथ हमने कंसिस्टेंसी के साथ हम प्रयास किए और देखिए आज हम भाग 20 पे आ गए। और भाग 20 के बाद कोई भी इम्पोर्टेंट ऐसा भाग नहीं बचता है। जो बचे हुए पार्ट हैं वो आर्टिकल्स के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। अर्थात इसके बाद एक लेक्चर और हम बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, जो फैक्ट के रूप में पूरे सिलेबस में कहीं भी छूटी हैं या लगती हैं कि इम्पॉर्टेंट है, उनको एक में समेटने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद मेजर आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका एक वीडियो बना देंगे। इस तरीके से 2 वीडियो में आपकी क्या हो जाएंगी, पूरी की पूरी सीक्वेंस में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। आप क्रम से देख सकते हैं। ठीक, आज आप देख लीजिए मोटे मोटे में कि आज आप कैसे हैंड रिटन नोट्स को कंप्लीट करेंगे। क्या है तो संविधान संशोधन के बारे में है, उसकी सारी पृष्ठभूमि से संबंधित जितने फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। संविधान संशोधन की कुल कितनी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन में साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन संबंधित सारे प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान की प्रक्रिया कैसे होती, माने कैसे संविधान संशोधन किया जाता है संसद के सदन के द्वारा। ठीक है, और उसका मूल अधिकारों पर अब तक कैसे संविधान संशोधन किया गया है या किया जाएगा, और कुछ संघात्मक या आधारभूत ढांचों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, यही छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो आप एकदम फ्रेश माइंड से, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिलैक्स मोड में आकर के और अच्छे से माइंड को 360 ओपन करके एक अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ठीक है, तो वन लाइनर नहीं, अच्छी सोच के साथ पढ़ो। एक बार पढ़ो किसी भी लेवल में। देखो, एक मैं आपको बताता हूँ आपकी लाइफ के बारे में, या सबकी लाइफ के बारे में है। हम ऐसे ही करते हैं। आज भले ही आप चाहे ग्रुप डी से लेकर के बी से लेकर के सी तक की कोई भी जॉब की आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप क्या है, अगर मान लो अभी आप आर ओ पीसीएस और ग्रेजुएट लेवल बीईओ या इनकी तैयारी आप मेरे साथ मान लो कर रहे हो, लेकिन जब ये नहीं मिलेगी उसके पहले ये सब मिल जाएगी, तो क्या है, इसको आप ज्वाइन कर लो, कर लोगे। उसके बाद हमेशा आप क्या है, ऊपर जाने की हमेशा सोचते रहोगे और अंततः आप आओगे यही ग्रेजुएट लेवल के अधिकारी रैंक के एग्ज़ाम्स के लिए ही। मैं जानता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ जो है, जैसा मैं बोलता हूँ, आप वैसे एकदम फ्रेश माइंड से आप खुले दिल से पढ़िए और जियो आप पॉलिटी को। तो भाग 20 को पढ़ेंगे जो लेक्चर नंबर 25 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर हम और लेंगे जिसमें जो है देखेंगे कि पार्ट 1 से लेकर के 20 तक के बीच में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट कहीं से भी किसी भी बुक में जो मुझे अच्छे लगते हैं या छूटे हुए हैं, उनको हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जो मेजर आर्टिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं, वैसे 395 हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि वो मेजर आर्टिकल जो 90 to 95+ % जो है क्वेश्चंस जो बनते हैं, जहाँ तक हम लोग यहाँ आप देखेंगे कि छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम्स तक हमने, ठीक है, 3 बार, तो ये चौथा पीसीएस मेंस ही दे रहा हूँ। आर ओ का 2 मेंस दे चुका हूँ और ऐसे अनेक एग्जाम्स छोटे भी निकाले हैं। तो उनके अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ कि आर्टिकल्स कैसे, कितने आर्टिकल्स आपको एकदम रटे होने चाहिए और कितने आर्टिकल आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके करेंगे। ठीक है, वो इस केवल देखो, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोलता हूँ, इसीलिए इस बात को बोलता हूँ ताकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो और आप मेरी बात को उस इंटेंशन के साथ आप सुन सके, जैसा मैं एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप उसे एक्सेप्ट करें और एक बार में ही क्या है, बहुत अच्छे बन जाएं। ठीक है, जैसे हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को क्या है, बहुत हम लोग माने इतने बड़े सिलेबस होते हैं तो लेबोरियस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 50 सब्जेक्ट तो पढ़ डालते हैं। उसके बाद में आप देखो तो वो कहते हैं 1 नाइट फाइट की भी ज़रूरत पड़े तो कर लो, तो आप ऐसे बन जाओ, एक बार में ही क्वालिफाई कर लो। ठीक, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर इतनी बातें कर लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भाग 20 में संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर ऑफ फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे आप ये याद रख लेना, प्रक्रिया की जो इंग्लिश है वो क्या है, ये प्रोसीड्यूर, इसे रट लो। क्यों? क्योंकि ये
एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है RO मेंस में, RO मेंस में 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, अर्थात टोटल 20 मार्क्स से आएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है, कमर्शियल वोकैबुलरी है, जिसमें 5 क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश में आएंगे और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी में आएंगे। क्लियर? तो ये ऐसे रटते जाओ ना, एक एक सब्जेक्ट को आप 360 पढ़िएगा, बहुत आसान से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। पृष्ठभूमि को आप मेरे साथ पढ़िए कि क्या है प्रावधान, ठीक है, माने अमेंडमेंट से संबंधित क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो भाग 20 में संविधान संशोधन के संबंध में है और अनुच्छेद 368 के बारे में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो भाग भी रटना है और ये आर्टिकल भी रटना है। भाग तो हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है, एक एक करके रटाए हूँ। तो आप जब 18 साल के होते हैं तो एक तरीके से आप पर क्या है, एक मोरल इमरजेंसी लग जाती है, ऐसा मैं बोलता हूँ रटने के लिए, ठीक है। समाज का भी और परिवार के द्वारा भी आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है कि आप एम की तरफ हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सारी बातें। फिर उसके बाद में क्या है, 20 में क्या है, भाग 20 में आप याद कर सकते हैं कि जब 20 साल के हो जाए, 18 के बाद आपकी मैरिज हो सकती है। उसके बाद 20 साल में क्या है, 20 साल बाद आपके परिवार, आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त मिलकर के आपके जीवन में जो भी कमियां हैं उसको या समय के अनुसार आप में संशोधन करते हुए या करने का एडवाइस देते हैं, जिससे आप अच्छी प्रगति करते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए। तो भाग 20 में संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। प्रेरित अर्थात संविधान संशोधन कहाँ से प्रेरित है, तो दक्षिण अफ्रीका से के संविधान से प्रेरित है। इसका मतलब ये जानते रहिएगा, जैसे यूएसए में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, काफ़ी क्या है, कठोर है, काफ़ी कठोर है। और ऐसे ही कनाडा का भी संविधान में संविधान संशोधन अपेक्षाकृत कठोर है। जबकि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में अपेक्षाकृत क्या है, अधिक नम्य है, माने आसान है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा न हम अपने यहाँ कठोर चाहते थे और ना ही ज़्यादा बहुत आसान संविधान संशोधन चाहते थे। हम अपने अर्थात हमारे देश के जो भी संविधान निर्माता थे वो लोग चाहते थे कि हम बीच के रास्ते को, मॉडरेट वाला रास्ता अपनाएं, गौतम बुद्ध वाला, न ज़्यादा कठोर हो और न ज़्यादा आसान हो। माने अगर ज़रूरत पड़े तो कठोर वाले पे चले जाएं और अगर आसान की आवश्यकता हो, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो उसे बहुत सहजता से संविधान संशोधन किया जा सके, उसके लिए सरल प्रक्रिया। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को नम्यता और अनम्यता, माने कठोरता और नम्यता के बीच का या उसका मिश्रण हमने यूज किया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बस इसका उद्देश्य की बात करें, अगर कोई कहे कि भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ही संविधान में क्यों किया गया है, तो ये किताब में नहीं लिखा है, ये हमने सोच के लिखा है आपके लिए, ताकि एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप पढ़ सके एज ए ऑफिसर। जैसे निरंतरता या अनुकूलता, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका परिवार है, आपका परिवार है या आपका देश है, आपका देश है, आपका परिवार है, आपका समाज है, ठीक है, आपका देश, आपका समाज या आपका परिवार अगर समय के अनुसार अपने कल्चर में, अपने रहन सहन में, अपने कार्यक्रम में, अपने मान्यताओं में, अपने फेथ में, अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में अगर समय के अनुसार बदलाव नहीं जो कर पाता है, वो देश क्या हो जाता है, वो देश ऑर्थोडॉक्स की तरफ हो जाता है, माने रूढ़िवादी की तरफ हो जाता है, रिजिडिटी में आ जाता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पतन की तरफ बढ़ता है। वो समाज भी क्या है, जो समय के अनुसार अपने में परिवर्तनशील नहीं होता है, वो धीरे धीरे जड़ता की तरफ बढ़ता है और वो समाज क्या हो जाता है, वो बहुत ही पीछे रह जाता है। बहुत ढेर सारे आप जो है अपने समाज में खुली आंखों से देख रहे हैं, जिस समाज में गतिशीलता है वो समाज क्या है, अनवरत रहेगा, और जहाँ पर जड़ता आती रहेगी वो धीरे धीरे वो वहीं पर ठप रहेगा या धीरे धीरे वो डिक्लाइन करेगा। ऐसा ही परिवार के बारे में है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान न किया जाता तो हमारा संविधान समय के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया में न ढल पाता या निरंतरता के प्रवाह में न जा पाता, और इससे क्या होता,
धीरे धीरे हमारा समाज, हमारा देश क्या होता, एकदम रिजिड हो जाता, ठीक है, एकदम ऑर्थोडॉक्स जैसी सोच का हो जाता, ठीक है, और क्या है, बिल्कुल पतन की तरफ बढ़ता, माने या तो वहीं रह जाता, बाकी दुनिया आगे निकल जाती, तब भी हमारा पतन हो जाता। ये कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे बहरहाल पॉलिटी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें, ये छोटा लेक्चर है इसीलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे अगर पूरी दुनिया में कहा जाए कि भारत की जो संस्कृति है वो उसकी सबसे खूबसूरती क्या है, तो भारत की संस्कृति सबसे खूबसूरती की अगर बात पूरी दुनिया में हर संस्कृति से अच्छी अगर कहा जाए तो उसकी क्या है, अनुकूलता है। माने सिंधु घाटी सभ्यता जो ज्ञात सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही सभ्यता की ढेर सारी मान्यताएं समय के अनुसार क्या है, परिवर्तित रूप में क्या है, धीरे 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 धीरे, जैसे वहाँ प्रकृति की पूजा होती थी, आज भी हम पेड़ों को पानी देते हैं, आज भी पेड़ों को काटने से पहले 10 बार सोचते हैं, ठीक है। अगर छत पे भी पेड़ उग जाए तो उसे हम क्या है, उखाड़ने से पहले सोचते हैं कि या किसी कन्या के हाथ से जो है उस पेड़ को, छत का पेड़ को उखड़वाइए, नहीं पाप लगे। माने हम क्या है, प्रकृति से तब से, ये क्या मैं बता रहा हूँ, समाज क्या है हमारा गतिशील रहा है, हमारी संस्कृति गतिशील रही है, समय के साथ अनुकूलता रही, इसीलिए हमारी संस्कृति निरंतरता है, इसीलिए हमारी प्राचीन संस्कृति पूरी दुनिया में क्या है, अनवरत चली आ रही है। इसीलिए संविधान को भी क्या है, संविधान में भी ये संशोधन करने की प्रक्रिया है, तो समय के साथ धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे वो अनुकूलता आएगी। जैसे उदाहरण में बताऊं, जैसे आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया अभी अभी, इस नई संसद की पहली बैठक, नई संसद की पहली बैठक की पहली उसमें जो है, बैठक के पहले दिन ही क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसमें संविधान में संशोधन करके क्या है, महिलाओं को राजनीति में, ठीक है, आरक्षण देने की बात, महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात कही गई है। जो नई जनगणना होगी, 23 वाली जो नई जनगणना होगी, उसके बाद जो परिसीमन आयोग का गठन होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद आरक्षण दिया जाएगा। ये क्या है, ये है हमारे समाज की गतिशीलता, ताकि महिलाएं बहुत पीछे ना छूट जाएं। इसीलिए हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में महिलाओं को भी हम साथ ले चलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी मानसिकता को पैदा करना है, बनाना है, समाज को गतिशीलता रखने, ये है निरंतरता। संविधान संशोधन से ये आती है निरंतरता, और ये है उसकी अनुकूलता, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए इतनी उद्देश्य बताए। यही तो है, आप अधिकारी के रूप में पढ़ रहे हैं, चाहे प्री देना चाहे जब मेंस देना, धुआंधार फैक्ट निकलेंगे। नहीं तो आप जो है 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करना, तो हम लोगों की नसें खड़ी हो जाती हैं आखिरी 10 सेकंड में, ठीक है। लेकिन फैक्ट आएंगे आपके दिमाग में। स्थिति की बात करें तो नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, ताकि अगर कोई बहुत आवश्यक संविधान संशोधन करना हो तो थोड़ा कठोर होनी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबकी सहमति बहुत कॉमन बन जाएगी, उससे साधारण बहुमत से, इसीलिए नम्यता और अनम्यता की बात की गई है। अगर अनुच्छेद 368 की बात करें, इसमें क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एज ए ऑफिसर के लिए ज़रूरी है। वनडे में तो आपका केवल काम इतना ही चल जाएगा कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल पेपर के लिए आप प्लीज़ इसे रट लेना। आर्टिकल 368 में 2 बातों का उल्लेख है। एक, इसकी शक्ति के माने संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों का उल्लेख है। इसका मतलब संविधान शक्ति की भी बात इसमें की गई कि माने संविधान में संशोधन कौन कर सकता है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस में निहित है, संसद में निहित है। ऐसा चार्ट, फ्लो चार्ट आपको बुक में किसी में भी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये शक्ति किस में निहित है, संसद में निहित है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब प्रक्रिया का भी उल्लेख है, तो प्रक्रिया अगर देखा जाए, अब यहाँ पर खेला है। अगर आप अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तभी आप ये सवाल सही करोगे, अगर वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लोगे तो अक्सर गलत करोगे। अभी मैं आपका इसको एकदम प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखो, अगर कभी पूछे आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं या प्रावधान हैं, तो सिर्फ 2 हैं। अभी आपका मूड चकराएगा, सिर आपका चकराएगा, देखना। एक माने संविधान संशोधन के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अगर उल्लेख पूछे तो केवल 2 प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख है।
एक क्या है, विशेष बहुमत के द्वारा, और एक विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन के द्वारा। माने दो ही प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक। जबकि आप क्या पढ़ते हैं, आप ये पढ़ते हैं कि सामान्यतः संविधान संशोधन की कुल कितनी प्रक्रिया है, 3 प्रक्रिया है। तो बिल्कुल है, संविधान संशोधन की सामान्यतः 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। माने संविधान में संशोधन कुल कितने प्रकार से किया जा सकता है, अगर ये पूछे तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन, विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन, और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत के द्वारा संविधान संशोधन की कुल कितनी प्रक्रिया का उल्लेख है, तब केवल 2 होगा, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किया तो जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से अर्थात साधारण बहुमत से संविधान में किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। मानिए साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये है आपका समझ, कैसे आप बड़ी से बड़े लेवल का पेपर आप अच्छे से अच्छे टैकल कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। तो आप समझ गए ना, अब कभी प्लीज गलत मत करना। देख लीजिए, संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया कौन सी है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। माने साधारण बहुमत के द्वारा विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, तीनों की प्रक्रिया को अलग अलग पढ़ लेंगे। तो साधारण बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है वह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है। ये नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, बता ही दिया वहाँ। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ पे साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, संसद सदन में कुल जो सदस्य होते हैं और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का आधे से कम एक सदस्य का अधिक होना। माने एक सिंपल सी बात, जितने भी सदस्य हैं उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उनके 50% से कम एक ज़्यादा अगर सदस्य पारित करते हैं उस विधेयक को, तो साधारण बहुमत से पास माना जाएगा। समझ गए, बस इतनी बात सिंपल शब्दों में, क्यों ज़्यादा क्लिष्ट करना है। आगे देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हूँ भैया नोट, तो आप पढ़ लो। इसका मतलब ये, अब 1000 वाली नोट तो कह नहीं सकते, 2000 वाली तो बंद हो गई, तो सबसे बड़ी नोट प्रेजेंट टाइम में कौन सी है, 500 रुपये वाली, माने बड़ी नोट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा किया गया, बता ही दिया, माने साधारण बहुमत के द्वारा जो भी संविधान में संशोधन होता है वह अनुच्छेद 368 के संदर्भ में या उसके अर्थ में संविधान संशोधन माना नहीं जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसी से पता चलता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रकार का उल्लेख है, विशेष बहुमत और विशेष आधे से अधिक राज्यों की। अगला देख लीजिएगा, साधारण बहुमत से संशोधन की कुछ उपबंध। कहने का मतलब ये है कि साधारण बहुमत से किन किन उपबंधों में आप साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 2। देखो, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था। हाँ, लिखना चाहिए, लेकिन आपसे भी मैं अगर लिखवाऊंगा ना, जब आप अपने हाथ से ऐसे बाई हैंड लिखोगे ना, तो आप कहोगे कि एक ही बात को मैं 5 जगह नहीं लिखूंगा, ठीक है, इतना आवश्यक नहीं है, इसलिए नहीं लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सारे आर्टिकल जितने नहीं लिखा हूँ, सारे आर्टिकल मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो मैं फिर क्यों लिखूँ। समझ गए कि नहीं? तो आप क्रम से पढ़ रहे होंगे तो याद ही होगा। अगला देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। बहरहाल अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि जो नए राज्य होते हैं, ठीक है, जो नए स्थापित राज्य होते हैं उनका संघ में शामिल होना, माने नए राज्यों का संघ में शामिल होना या उन्हें संघ में शामिल करना अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। तो अर्थात किसी नए स्थापित राज्य को संघ में शामिल करने संबंधी अगर संविधान संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। क्लियर? आगे देख लीजिएगा, अगला आर्टिकल 2 हो गया,
राज्यों का संघ में प्रवेश। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि कोई भी राज्य है, कोई मान लीजिए ए राज्य है, उसका अगर नाम परिवर्तित करना हो, अगर उसकी सीमा, उसका कुछ अंश काट करके दूसरे में राज्य में शामिल करना हो, या कोई दूसरे राज्य का हिस्सा इस राज्य में शामिल करना हो, या इस राज्य के हिस्से को काट करके एक नया राज्य बनाना हो, इस प्रकार के कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। माने किसी नए राज्य का गठन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन, किसी राज्य का कुछ पार्ट जोड़ करके एक नए राज्य की स्थापना, गठन करना, ये सारे काम किस में आते हैं? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। इसे भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 आर्टिकल के बीच में क्या है? नागरिकता का प्रावधान। किसकी बात किया गया है? नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इस सिटीजनशिप में अनुच्छेद 11 अंतिम जो आर्टिकल है वो यही कहता है कि उपरोक्त 5 से लेकर के 11 तक के बीच में, माने नागरिकता के संबंधित समस्त संशोधन या समस्त प्रावधान संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। माने नागरिकता संबंधित समस्त प्रावधान जो अनुच्छेद 5 से 11 तक में उल्लिखित है, उनमें संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, और केवल मात्र संसद के द्वारा किया जा सकता है। माने इसका ये है कि नागरिकता संबंधी संशोधन को भी क्या है? आर्टिकल 11 के तहत साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 ये भी पढ़ा चुका हूँ। अनुच्छेद 169 कहता है किसी राज्य में, ठीक है, देखो अगर कोई राज्य है तो उसमें आपने देखा होगा कि विधानमंडल होता है। विधानमंडल जैसे केंद्र में संसद होती है, और अगर संसद बोला जाए तो लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे राज्यों में क्या होता है? ऐसे ही राज्यों में विधानमंडल होता है। और अगर विधानमंडल की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। तो क्या विधान परिषद हर जगह है? तो विधान परिषद हमने आपको रटाया है कि सिर्फ क्या है? सिर्फ 6 जगह हैं, जिसका ट्रिक बताया था टकुम्बा। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। तो यह विधान परिषद के बारे में ही है कि विधान परिषद के सृजन और उसके समापन संबंधी संशोधन राज्यसभा के द्वारा जो है किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा अगर अपने यहाँ 2/3 बहुमत से पास करके लेकिन लोकसभा को भेजे तो लोकसभा माने संसद, ठीक है, संसद का अंग माने लोकसभा उसे साधारण बहुमत के द्वारा उसे स्वीकार कर लेती है। इसका मतलब यह है कि विधान परिषद के गठन और उसके समापन करने संबंधित प्रावधान को भी क्या है? साधारण बहुमत के द्वारा संसद के द्वारा किया जाता है, माने लोकसभा के द्वारा स्वीकार करने पर किया जाता है। अगला देख लीजिएगा, साधारण बहुमत से और क्या संशोधन किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो अनुसूची 2 में उल्लिखित हैं, ठीक है। अनुसूची की सारी ट्रिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे स्पोर्ट, SPORTS, स्पोर्ट्स PLC अगर आप याद कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अनुसूचियों से संबंधित सारे ट्रिक याद हो जाएंगे। 10वां दल बदल है, 11वां पंचायत के बारे में है, और 12वां नगर पालिका माने नगर निगम के बारे में है। तो इस तरीके से आपको 12 अनुसूचियाँ मैंने रटाया था। तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची क्या है? एस माने पहला क्या है? सिंपल स्टेट के बारे में। किसके बारे में? सिंपल स्टेट माने राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य, ठीक है, राज्यों के बारे में। पी का मतलब क्या है? पहला 2 पी आएंगे, एक पी और इसमें एक 7वें नंबर पे पी आया था, वो रटाया हूँ आपको। तो पहला पी और दूसरा पी में पावर और पैसे की बात है। तो पहले पैसा होगा अगर आपके पास, तब आपके पास क्या आएगा? पैसा अगर हो आपके पास तब आपके पास पावर होगा। माने 7वें में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। 7वें में क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। माने राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के जो विषय का उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में है। वो हम लोग आगे इसी आर्टिकल में मिलेगा, यहाँ बता दे रहा हूँ।
अब पहला पी से जो आएगा स्पोर्ट पीएलसी में, इससे पेमेंट है, माने पैसा पैसा पैसा। तो यही बात है यहाँ पर देखो ना, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में क्या है, पेमेंट। तो पेमेंट किसके, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधित। तो ये भी संविधान साधारण बहुमत से। अनुसूची प्रथम, अनुसूची प्रथम अभी अभी मैंने आपको स्पोर्ट पीएलसी में क्या है, स्पोर्ट्स पीएलसी में आपको रटाया ना, स्पोर्ट्स SPORTS स्पोर्ट्स पीएलसी में ये सिंपल स्टेट। तो पहला क्या है, राज्यों के बारे में। अब पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में अभी अनुसूची अनुच्छेद 2 और 3 अभी बताया, तो साधारण बहुमत से। अनुसूची 5, अनुसूची 5, 6 और 8, ठीक है, 6 और 8। तो आप गिन लो यहाँ से, S सिंपल स्टेट, स्पोर्ट पीएलसी में क्या है, S किसके बारे में है, सिंपल स्टेट, P क्या है, पेमेंट के बारे में, O क्या है, ओथ के बारे में, R क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, T क्या है, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के बारे में है। तो गिनो 1 2 3 4 और 5, 5 वाला आ गया ना ट्राइबल्स, T से ट्राइबल्स, माने 5वीं अनुसूची में क्या है, ट्राइबल क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है, उसमें भी संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। और स्पोर्ट्स के बाद S 6ठे नंबर पे आया। तो पहला S को मैंने अभी बताया कि सिंपल S है स्टेट के बारे में, दूसरा क्या है, स्पेशल स्टेट के बारे में। पहला सिंपल स्टेट के बारे में है, दूसरा माने 6वीं अनुसूची सिंपल की जगह पे क्या है, स्पेशल स्टेट के बारे में बात करती है। और स्पेशल स्टेट में क्या है, मैंने आपको याद कराया था, आपको कहा था ना, जैसे कहते नहीं है कि अबे मित्र, सिंपल बोलते हैं ना कुछ, जैसे हम लोगों के यहाँ पहले क्या है, इंजीनियरिंग में क्या है, अबे तबे बहुत कॉमन सी चीज़ थी। अब तो टीचर बन गए तो वो सारे शब्द बहुत ऑकवर्ड लगते हैं कि कौन सी दुनिया में रहते थे। तो अबे मित्र बहुत सामान्य सी चीज़ होती थी। तो ऐसे ही हमने आपको याद कराया था कि अबे मित्र की जगह आप क्या याद कर लेना, अमे मित्र। क्या याद करना, अबे मित्र की जगह आप क्या याद रखेंगे, अमे मित्र। तो 6वीं अनुसूची में जो विशेष राज्य के प्रशासन के बारे में है वो यही है, अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, आपको याद हो जाएगा। 8वीं अनुसूची अभी आपको बताया कि स्पोर्ट्स पीएलसी, स्पोर्ट्स पीएलसी, ठीक है, पीएलसी, ठीक है। तो पीएलसी क्या है, P 7वें नंबर पे आया था और L 8वें नंबर पे। तो 8वां L से क्या हो जाएगा, लैंग्वेज, माने लैंग्वेज में भी अगर परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अगला देखिएगा, विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। अब पहला साधारण बहुमत से समझ लिया, लेकिन अब विशेष बहुमत के द्वारा, और यही है आर्टिकल 368 के तहत, समझ गए ना। तो अब विशेष बहुमत से विधेयक को पास किया जा सकता है, यह आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। विशेष बहुमत का क्या मतलब है, इसे लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन लिख दिया हूँ क्योंकि लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। माने सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले हैं उन सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर विधेयक को पास किया जाता है तो संविधान संशोधन माना जाएगा। लेकिन संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग, माने लोकसभा और राज्यसभा में भी 2/3 के द्वारा विशेष बहुमत तथा, अब अगला देख लीजिएगा, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा जो संशोधन होता है, यह विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन जो होता है संविधान में, वो तो थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया ही है, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, 100 में 75 लोगों का सहमति चाहिए। वो एक तो अपने आप में कठिन ही है, लेकिन उससे भी कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है, जो आर्टिकल 368 के क्लाज 2 में है, क्योंकि क्लाज 1 में विशेष बहुमत के द्वारा है और क्लाज 2 में अनुच्छेद 368 के 2 में यह प्रावधान है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, ठीक है। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो प्रक्रिया में आप देख लो, संसद के विशेष बहुमत, अभी आपने देखा 2/3 के द्वारा विशेष बहुमत हो जाएगा, इतने इस काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके साथ साथ आधे से कम एक अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन। मैं इसे एकदम प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना। जैसे अगर विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन का कोई प्रावधान है, जैसे
राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी या उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, इससे संबंधित मान लो संविधान संशोधन करना है, जो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। तो इसके लिए क्या कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे संसद के द्वारा ये किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो लोकसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से विधेयक पहले पास होना चाहिए। फिर राज्यसभा में अगर जाता है तो राज्यसभा के द्वारा भी 2/3 बहुमत से पास हो, ये तो विशेष बहुमत से पास हो गया। लेकिन अभी भी ये विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए विधेयक को भेजा नहीं जा सकता है, उनकी स्वीकृति के लिए भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें एक चीज़ और भी आधे से अधिक राज्यों का। अब इसे व्यवहारिक रूप में समझिए। जैसे वर्तमान में आप हमारे देश में क्या है, आप देखते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। लेकिन यहाँ राज्यों की बात है, हमें चाहिए 28 राज्य। तो 28 राज्य का आधा क्या होगा? 14 राज्य। कितने होंगे? 14, 14 दूना 28। तो 14 से कम एक, माने 14 से अधिक 28 और राज्य हो सकते हैं, लेकिन 14 से कम एक अधिक राज्यों के द्वारा भी इस विधेयक को अपनी स्वीकृति सहमति देनी पड़ेगी। अगर वो देता है, माने राज्य में कौन देगा सहमति? ऐसे विधेयक को कौन देगा? तो राज्य में जो विधायिका होती है, केंद्र में या संघ में जो विधायिका होती है वो संसद होती है, संविधान संशोधन करने के लिए जिम्मेदार। और राज्यों में अनुसमर्थन देने के लिए विधायिका माने विधि निर्माण करने वाली संस्था कौन सी होती है राज्यों में? विधान मंडल। कौन होती है? विधानमंडल। तो वो विधायिका का काम। तो अनुसमर्थन माने विधायिका भी उस विधेयक को क्या करेगी? अगर पास करती है, ठीक है, अपना अनुसमर्थन देती है, माने साधारण बहुमत से ये स्वीकार कर ली कि हाँ अब मैं अपना क्या करता हूँ, अपनी स्वीकृति देता हूँ, तो इस तरीके से वो विधेयक पास हो जाएगा। लेकिन अगर 28 में से अगर 13 राज्यों ने अपना केवल अनुसमर्थन दिया, 14 भी नहीं, 15 कम से कम 15 राज्यों ने अगर नहीं दिया, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ पर देखो, प्रमुख उपबंध या इसकी एग्जाम्पल, कहने का मतलब क्या है कि विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से संविधान संशोधन किस क्षेत्र में किए जा सकते हैं, और साधारण बहुमत के द्वारा। तो आप साधारण बहुमत के द्वारा ढेर सारे उदाहरण मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 169, राष्ट्रपति माने अनुसूची 2, अनुसूची 5, अनुसूची 8 और अनुसूची 6 और अनुसूची 1 प्रथम, इसमें माने साधारण बहुमत से संशोधन। अब अगर आप थर्ड वाले को पढ़ लें, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों में के द्वारा अनुसमर्थन के द्वारा किसमें संविधान संशोधन किया जाता है, अगर वो रट लें, तो इन दोनों माने साधारण बहुमत और इसके द्वारा जो संविधान संशोधन किया जा सकता है, उनको छोड़ करके शेष किस में आ जाएंगे? विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन दोनों को, पहला आपको याद हो गया है, तीसरे को याद कर लो, इसका उदाहरण माने किसमें किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा जिससे आप समझ में जाएंगे। पहले अभी आप इसको समझिए, फिर देखो, पहले आप समझ लो, फिर मैं आपको इसको आर्टिकल रटाता हूं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो, ऐसे संविधान संशोधन आप खुद सोच के बताना, अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन हो जो केवल केंद्र के ही मामले उसमें शामिल हो, तो उसमें राज्यों की अनुसमर्थन की क्या जरूरत होगी? अगर आपके महल्ले में कोई भी नियम कानून लागू करना है, किया जा रहा है, और आपका घर उससे प्रभावित नहीं होता है, तो आपके घर से आपकी राय या मशवरा या सलाह क्यों मांगी जाएगी? आप बताइए। अगर आपके घर से सलाह मशवरा मांगी जा रही है, इसका मतलब है कि उस संशोधन या उसमें आपके घर का हित निहित होगा ही होगा। इसका मतलब उसके द्वारा जो भी उपबंध या प्रबंध किया जाएगा, उससे आपका घर अछूता नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे संविधान संशोधन इसमें आएंगे कि जो केवल संघ के ही लिए नहीं, बल्कि उसमें संघ के साथ साथ राज्यों का भी हित उसमें निहित होगा। माने उसके संशोधन से राज्यों का हित भी कंप्रोमाइज हो सकता है, माने उससे प्रभावित हो सकता है,
उसमें समाहित होगा। इसीलिए राज्यों का अनुसमर्थन होना जरूरी है, जिससे कि भारत में संघीय ढांचे को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। माने संघ ऐसे मनमानी ना करे कि राज्यों की बिना अनुसमर्थन से राज्यों के हित को भी प्रभावित कर रहा हो, तो ऐसे में संघीय ढांचा क्या हो जाएगा, अपने देश का टूट जाएगा। संघीय ढांचे का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य विषम परिस्थिति अगर नहीं है तो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषयों पर विधि और कानून बनाने और उसके अनुसार गवर्न माने चलाने के लिए क्या होते हैं, अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र हों। यही संघात्मक ढांचा है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ऐसे सभी प्रावधान इसमें होंगे, अभी समझने लगेंगे, जिसमें राज्यों का हित उसमें जुड़ा होगा, इसीलिए राज्यों के अनुसमर्थन मांगा जाता रहा होगा। जैसे अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55, ये भी आपको प्रेसिडेंट वाले में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति का प्रावधान, माने देश का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इनका प्रयोग स्वयं अथवा अन्य प्राधिकारी के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, 54 में 4 लोगों को मिला करके राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, उन ऐसे 4 लोगों को मिला करके एक निर्वाचक मंडल बनता है। क्या बनता है, ऐसे 4 लोगों को मिला करके निर्वाचक मंडल बनता है। तो 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। इन 4 लोगों में मैंने आपको बताया है लोकसभा, राज्यसभा और देखो ध्यान से, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं एवं दिल्ली और केवल पांडिचेरी क्योंकि वहाँ विधानसभा है, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ और सिर्फ मनोनीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते, माने निर्वाचक मंडल में होते हैं, और निर्वाचक मंडल ही क्या है, निर्वाचन में भाग लेता है। इसका क्या मतलब है, अब आप देखो ना, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, ये तो संघ का है, ये तो संघ के हित है। लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं यहाँ पे कि निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसका मतलब राज्य का हित इसमें निहित है कि नहीं, राज्य का हित आया कि नहीं। इसलिए राज्य का इसमें संविधान संशोधन करना है तो राज्यों की सहमति भी अनिवार्य होती है। इतनी मेहनत से मैंने आपको समझाया ताकि आप ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, जो सच में मैं बहुत बार पॉलिटी पढ़ा हूँ। अगर मैं टीचिंग ना कर रहा होता, ठीक है, तो मुझे जब मैं खुद पढ़ रहा था, ठीक है, तो मुझे उतना समझ नहीं आता था। मैं जब जो है कई ऐसे निर्माण IAS हो गया और लखनऊ में, और देखो शिखर IAS है, इन दोनों संस्थाओं में मैंने 2 साल के आसपास 1-1.5 साल पढ़ाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पढ़ाने के दौरान ढेर सारी जगह मैंने पढ़ाया, तो ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के साथ आप देखेंगे तो हमने देखा कि वो समझ डेवलप होती है, और समझ के बाद या समझाने की नीयत से आपका माइंडसेट ओपन होता है, और वही ओपन माइंडसेट के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं। अब ये कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। 54 में भी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है, माने राज्यों का हित है, इसीलिए राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। वही निर्वाचन की जो रीति है, उसमें भी तो राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं ना, तो उनका भी तो हित है, इसीलिए। और देखिए संघ एवं राज्यों, यहाँ लिखने में संघ केवल लिख दिया था तो इसीलिए समेटने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार अगर करना है तो भी क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। अगर अब आपसे पूछे कथन कारण का सवाल क्यों, तो आप बताना कि एक बात बताओ भाई, अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति माने संघ की सरकार की शक्ति अगर फैलाना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो, आप ये बताओ, अगर आप अपने घर के बराबर की टेंट लगाए हैं, अगर आपको कोई कहता है इसको फैलाओ, तो निश्चित तौर पे पड़ोसी की ही छत पे तो जाएगा वो।
इसका मतलब पड़ोसी की छत का हित तो कंप्रोमाइज होने लगेगा। इसका यही मतलब है कि संघ, अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति बढ़ाओगे तो कहीं न कहीं राज्यों का हित प्रभावित होने लगा, उनका कंप्रोमाइज होगा ना, इसलिए उनकी सहमति चाहिए। अगर राज्यों का हित अगर बढ़ाना चाहते हो तो केंद्र के कुछ न कुछ विषय पर आड़ा आएगा। अब आप समझने लगे होंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, आगे देख लीजिएगा। संघ एवं, इसीलिए देखते रहिएगा, संघ एवं राज्यों के मध्य अगर विधायी संबंध, फिर वही वाली बात है, अगर आप अपने घर के अंदर के विधि बनाने के कानून को बढ़ाना चाहते हैं तो पड़ोसी के घर का भी विधि बनाने लगेंगे, और क्या करेंगे। अपने घर का तो अब तक बनाने की पावर थी, आप में संप्रभुता थी, और भी आपका पावर का अगर कोई विस्तार है, आप बाहुबली होने जा रहे हैं तो उनके घर में भी तय करेंगे कि नहीं भाई है, तुम्हारा लड़का क्या पढ़ेगा, तुम्हारी लड़की क्या पढ़ेगी, वो मैं डिसाइड करूँगा, समझ गए, तो बाहुबली बन जाओ, तो वो कंप्रोमाइज होगा ना। तो इसीलिए माने राज्यों का हित भी इसमें आता है। 7वीं अनुसूची, अभी अभी मैंने आपको स्पोर्ट पीएलसी में आपको 7वें नंबर पर आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि पीएलसी आएगा, पीएलसी तो 7 पे ये आएगा, 8 पे लैंग्वेज थी, ठीक है। तो 7 में क्या था, अभी अभी मैंने बताया, पहला जो स्पोर्ट पीएलसी में पी आया था वो पैसा था, दूसरा पी जो था वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन था। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, माने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में जो विषयों का बंटवारा किया गया है वो क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। अगर उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो भी राज्यों का हित प्रभावित होगा, इसलिए उनकी अनुसमर्थन आवश्यक है। संसद में राज्यों का अगर प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है या घटाना है तब भी राज्यों का हित होगा, प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि संसद में अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व, माने राज्यसभा राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है ना, तो राज्यसभा में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी राज्यों का हित प्रभावित होगा, तो उसमें विशेष बहुमत प्लस ये चाहिए। स्वयं अनुच्छेद, ये देखो, अगर कोई कह दे कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करना है तो किस प्रक्रिया से आप करोगे, तो साधारण बहुमत मत लगाना प्लीज, विशेष बहुमत मत लगाना। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की कम से कम अनुसमर्थन भी चाहिए। और क्या किया जाता है, और न्यायपालिका से संबंधित तीनों, ये ऐसे रट लो, तीनों एक जगह इसीलिए मैंने लिखा ताकि आप रट लो। एक तो सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन करना है या हाई कोर्ट में परिवर्तन करना है या यूनियन टेरेटरी, यूटी जो लिखा हूँ, यूनियन टेरेटरी माने केंद्र शासित, देखो बाई हैंड लिखना होता है इसलिए कांसाइजी लिखता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यूनियन टेरेटरी माने केंद्र शासित या संघ शासित राज्यों के संबंधित जो उच्च न्यायालय हैं, अगर उनमें कोई भी संशोधन करना चाहते हैं देन आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, माने कठोर प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसलिए किया गया है ताकि केंद्र का बिल्कुल भी न्यायपालिका पर कंट्रोल या नियंत्रण ना रहे, माने दोनों ही सेग्रीगेट रहें और अच्छे से स्वतंत्रतापूर्वक जो है क्या कर सकें, काम कर सकें। वो हालांकि अलग बात है कि अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, यशवंत वर्मा, जिनके घर में क्या 15 करोड़ जले हुए नोट मिल रहे हैं करंट में। तो देखिएगा, संशोधन की प्रक्रिया की बात अगर हम करें तो संशोधन की प्रक्रिया में संसद के पास यह शक्ति है कि संविधान में संशोधन कर सकती है। इसका मतलब संसद में 2 सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। इसका मतलब संसद में चाहे वो संविधान संशोधन प्रक्रिया को लोकसभा में प्रारंभ की जा सकती है अथवा राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन दोनों में अलग अलग से विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन के द्वारा विधेयक को पास होना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात ही राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजा जा सकता है। ठीक, इसका ये मतलब है यहाँ पर कि राष्ट्रपति माने संविधान संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368, ये ध्यान से सुनना, ये बात साधारण बहुमत के द्वारा किया गया संविधान संशोधन, किए जाने वाले संविधान संशोधन के प्रस्ताव लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अनुच्छेद 2 और 3 में अगर संविधान संशोधन अगर आपको करना है साधारण बहुमत से जो होता है, तो उसके लिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक ही है, उसके पहले आप नहीं रख सकते विधेयक को। लेकिन यहाँ पर अगर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान जो संशोधन की वास्तव में जो प्रक्रिया है उसके लिए
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, उसे लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। और संसद के किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अगला देख लीजिएगा, इसमें दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही संविधान संशोधन जो बिल है वह राष्ट्रपति के अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है और उनके साइन के बाद यह विधेयक एक्ट या कानून में परिवर्तित हो जाता है, संविधान संशोधन बन जाता है। ठीक, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना यहाँ पर, संविधान संशोधन इस प्रकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब राष्ट्रपति के अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन के विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत आने वाले विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकता है, माने वीटो यूज कर सकता है। यह दोनों ही काम नहीं कर सकता, माने उस पर अपनी एसेंट देने के लिए क्या होता है, बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है, यही बात आपको यूनिक पॉइंट में लिखा है। यूनिक पॉइंट का मतलब आप जानते हैं ना कि एकदम यूनिक है, जिसे आप नकार नहीं सकते, आपको रटना ही रटना है। ठीक, तो देखिएगा पहला क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य होता है। दूसरा देख लीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस नहीं किया जा सकता, बता चुका हूँ। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा एवं राज्यसभा को क्या है, समान शक्ति प्राप्त है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब ग्रेजुएट लेवल पेपर, अधिकारी रैंक के पेपर में बहुत बार आए हैं। आप सवाल सॉल्व करिए, आपको मज़ा आएगा पढ़ करके। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा के द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाता है और पारित किया जाता है, पारित होकर के अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से अगर विधेयक को पारित ना करे तो लोकसभा के द्वारा पारित हुआ विधेयक भी वो क्या हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर राज्यसभा विधेयक को ऐसा लाती है और उसे पास करके लोकसभा में भेजती है, लोकसभा उसे न पास करे तो ऐसा विधेयक अपना अस्तित्व खो देगा, माने समाप्त हो जाएगा। यही है बराबर का दर्जा। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। अगला देख लीजिएगा यूनिक पॉइंट, संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में नहीं है। माने संयुक्त अधिवेशन, अगर संविधान संशोधन विधेयक पर अगर लोकसभा राज्यसभा में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाए, मतभेद हो जाए तो उसे रिजॉल्व करने के लिए, उसी के समाधान के लिए संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है उसे बुलाए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इससे आपको क्या मैं समझाना चाहता हूँ, इससे यही बार बार समझाना चाहता हूँ कि संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का उल्लेख जरूर है, लेकिन अनुच्छेद 368 में सिर्फ 2 ही प्रकार का है, जो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों में। क्योंकि साधारण बहुमत के लिए क्या है, साधारण बहुमत से अगर कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है, उस पर अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। हालांकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा न करके अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, जबकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में अंतर भी है। मूल अधिकारों पर संविधान संशोधन का क्या प्रभाव रहा है, कब कैसे इसका क्रम रहा है, ये बहरहाल मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये पूरे के पूरे सारे शंकरी प्रसाद सज्जन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ठीक है, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। तब भी यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि ये सीक्वेंस इक्वल ना टूटे, इसलिए। मूल अधिकारों के संबंध में संशोधन क्या, कैसे, कब किए गए हैं, तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो 1951 में जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ जो वाद या केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया कि मूल अधिकारों पर क्या संविधान संशोधन किया जा सकता है, या माने मूल अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में माने भगवान शंकर को पहली बार, वहाँ भी याद कराया था कि इसका क्रोनोलॉजी पूछा जाता है चारों का, ठीक है, क्रम पूछा जाता है, सन पूछा जाता है
क्या प्रावधान था ये पूछा जाता है, तो मैंने याद कराया था कि महादेव का सबसे पहले नाम अगर आप लगा लेंगे, ठीक है, तभी, और अंतिम में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य लगा लेंगे, तभी सेकेंड्स आप लगा देंगे। अगर क्रोनोलॉजी पूछे गए तब भी आप मिला लेंगे। तो पहला देख लीजिए, भगवान शंकर के नाम से शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद जो आया था 1951 में सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वर्डिक्ट अपना दिया, अपना निर्णय दिया, कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, माने मूल अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान से समझना, सुनना, अभी मैं आगे कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद में फिर एक केस आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार के द्वारा 1965 में। 1951 में पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, दूसरा केस आया सुप्रीम कोर्ट में 1965 में। उसमें भी यही बात किया गया, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, इस दौरान में कहा जाता है कि तात्कालिक जो पीएम थे, ठीक है, वो बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनकी क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है 64 या 65 के बाद, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, उस पर बात आप ध्यान रखिएगा। 65 के बाद आप देखेंगे तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनका एक तरीके से प्रभाव भी कम हो जाता है। उसी के बाद की कहानी है। उसी के बाद एक केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। पढ़ाते हो कभी कभी बहुत छोटा सा फैक्ट स्किप कर जाए ना, तो आपको उस समय तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आता। ऐसा मैं ऑफलाइन में भी होता था, मैं, ठीक है, हर किसी के साथ होता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में जो केस आया, वाद आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप के पुराने सारे निर्णय को पलटी मार दिया, ठीक है। अभी तक क्या कहती थी? शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कहा, ठीक है, कि मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में पलटी मार गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में संविधान संशोधन या संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। पलटी मार दिया, समझ गए ना? नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार है, वो कहानी थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार है। अब इंदिरा गांधी की सरकार, और इंदिरा गांधी आप जानते हैं व्यक्तित्व की बहुत क्या है, धनी व्यक्ति थी, ठीक है, और धुआंधार पर्सनालिटी थी। उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाएगा? कांग्रेस के द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट कर दिया जाएगा संविधान में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि जब भी सत्ता में पार्टी हो तो क्या है, सत्ता में पार्टी अगर हो तो कभी कभी क्या है, वो अधिकार का क्या है, अधिकारों को कम करने जैसा भी प्रयास करते हैं। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में आप बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा देखेंगे तो दिल्ली जो संघ शासित प्रदेश है उसमें प्रशासन संबंधी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, निर्णय आया था कि प्रशासन संबंधी मामले किसके अंदर होने चाहिए? चुनी हुई सरकार आती है ना, वहाँ आम नागरिक चुनते हैं उनको, तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए। लेकिन ये बात रास नहीं आई, पसंद नहीं आया, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया, उसे संघ के ही अंडर में उस पावर को रखा गया, ठीक है। माने उस पावर को क्या है, वहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रखा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के एडवाइस पे काम करता है, और राष्ट्रपति जानते हैं मंत्रिपरिषद के, संघ के मंत्रिपरिषद के एडवाइस पे। कहने का मतलब है केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में रखा। तो इस तरीके से वही दौर वहाँ पर भी था। आगे चल करके आप देखेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का एक वाद आता है। उसमें भी यही बात आती है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इस केस में
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच रही है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं इसकी पर बात नहीं करूँगा, ठीक है, आप याद होगा इसको। तो 13 जजों की जो बेंच थी उसने ये निर्णय दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ये कहा कि हाँ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले केस को पलट दिया। बोला हाँ, मूल अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 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 आधारभूत ढांचा माने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, वह परिवर्तित नहीं होना चाहिए। माने संविधान निर्माताओं की जो उनकी मूल भावना है, जो प्रस्तावना में हमें दिखाई देती है, परिलक्षित होती है, जो प्रतिबिंबित होती है, वो ढांचा, वो एम, वो हमारे देश की जो का जो दर्पण है, ठीक है, वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो नहीं टूटना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ लीजिए। अंतिम लेक्चर का लास्ट है, आप देखेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर आप देखो, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी प्रस्तावना को पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके संबंध नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो ये क्या बात की है मैंने, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अगर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रभावित होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर गया, या उसमें आपने देखा है ना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब आप देख रहे हैं ना, ये फंडामेंटल राइट आ गई ही नहीं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का भी तो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल में लिखा है ना। अब आप सोचो, आपका फंडामेंटल राइट आ गया ना ये पांचों, अगर ये फंडामेंटल राइट ही, यहाँ फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं ना, अगर ये संसद अगर इन फंडामेंटल राइट को ही आपसे छीन ले तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर, क्या आधारभूत ढांचा आपका खंडित नहीं हो गया? आपके संविधान निर्माताओं के द्वारा जिस प्रकार के भारत के नागरिकों के अधिकारों की बात की कल्पना की गई थी, क्या वो खत्म नहीं हो गई? क्या आपके मूल संविधान की आत्मा जो है नहीं मारी जा रही है? तो यही है, माने संविधान मूल अधिकारों में आप संशोधन करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक चीज़, कि अगर आपके संविधान, अगर आपसे ये पूछा जाए, और कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा कहीं पर है, माने परिभाषित किया गया है, तो आप टिक करना उस आंसर को नहीं नहीं नहीं। माने भारतीय संविधान में आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं भी परिभाषा नहीं है। जैसे मैंने आपको रटाया था परिभाषा खंड अनुच्छेद 366 में SC/ST के बारे में, SC/ST के परिभाषा खंड में अनुच्छेद 341 के तहत SC, अनुच्छेद 342 के तहत ST के बारे में उल्लेख जरूर है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है वो नहीं है। ऐसे ही अगर कहा जाए बेसिक स्ट्रक्चर की कोई संविधान में परिभाषा है, तो कहना आप नहीं है नहीं है नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर को समय समय पे अलग अलग केस में अलग अलग टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से ये तय किया गया है कि ये चीज़ आधारभूत ढांचा में आती है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे आप देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार आएंगे। आप सवाल बनाते होंगे, उम्मीद करता हूँ, मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप लोग जो है आप ज़रूर प्रीवियस ईयर जिसका भी तैयारी करते होंगे प्रीवियस ईयर बनाते होंगे, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके कि यार देखो कैसे हम पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कितने अच्छे से पढ़े हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सीधे फैक्ट, सीधे आपको स्टेटमेंट या ऑप्शन में सीधे आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कुछ, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को समय समय पर घोषित किया गया है, उसी को विकल्प के रूप में दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप खुद समझने जाएंगे, हम तो आपको सिखाना चाहते हैं। इतना देखो यहाँ पर लिखा है ना, इतनी चीज़ें आप रट नहीं सकते, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ एज ए ऑफिसर। आप समझ अगर जाएँ तो ऑप्शन आएगा, आप
धुआंधार करोगे, सच में धुआंधार करोगे। देखो इसको आपको मैं समझाता हूँ, आप करने लगोगे मेरे सामने ही आप बताओगे। देखो विधि का शासन, विधि का शासन। अब आप बताओ भारतीय संविधान में अगर सरकारें मनमानी हो जाएं, विधि के विरुद्ध भी प्रशासन शासन करने लगे, तो क्या संविधान की मूलभूत ढांचा नहीं डिस्टर्ब हो जाएगी? तो अब क्या लिखा हुआ आएगा विधि का शासन, आप समझ नहीं जाओगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग होना चाहिए। इससे संविधान की मूल भावना इसमें निहित है। अगला देखिए शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण अभी मैंने पढ़ाया आपको 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण है, जिसमें क्या है, संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची के विषय के बारे में। ये शक्तियों का बंटवारा ही तो है। लेकिन अगर आप सोचो संघ राज्यों के विषय पर अगर विधि का निर्माण करने लगे, ठीक है, और राज्य संघ के विषयों पर विधि का निर्माण करने लगे, ऐसा मनमानी हो जाए, तो क्या संविधान के तहत हमारे देश में शासन प्रशासन चल पा रहा है या चल पाएगा, या हमारा देश संविधान के अनुकूल रहेगा उस समय? बिल्कुल कभी नहीं रहेगा। समझ गए कि नहीं? इसीलिए तो संघात्मक ढांचा बिगड़ जाएगा। शक्तियों का पृथक्करण क्या है, संघात्मक ढांचा है, और संघात्मक ढांचा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और देख लीजिएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, आप बताओ ना, राष्ट्र की एकता अखंडता अगर कंप्रोमाइज हो जाए, वो राज्य टूट करके उधर जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी कहें कि आज से हमारा अपना देश होगा, दक्षिण भारत की कहें कि हमें उत्तर भारत के साथ रहना नहीं है, उधर हो जाए, माने जम्मू कश्मीर कहे कि भैया नहीं, बल्ले बल्ले मेरा अपना अपना है, ठीक है। आप ये सोचो अगर ऐसा हो, एकता अखंडता अगर खंडित होने लगे, तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का मूल आत्मा नहीं गई? ठीक है, तो आप सोचो इसे रट नहीं सकते, लेकिन समझ जाए तो एक एक ऑप्शन आप आएगा तो आप अपनी खोपड़ी 360 घुमा करके एज ए ऑफिसर आप टैकल कर लेंगे। देखिए अगला, देखिए संविधान का जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये किस में है, माने किस केस में इसे स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट दी गई, ये निर्णय दिया गया कि जो पंथ निरपेक्ष जो प्रावधान है वो क्या है, वह भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या पंथ निरपेक्ष कहीं पर आपने पढ़ा है? तो हम पढ़े हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना का जो तीसरा पैरा है ना, ठीक है, तीसरे और छठे पैरा में 2-3 शब्द जोड़े गए थे ना। एक हमने पढ़ा था समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, 2 शब्द ये जोड़े गए, और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था और अखंडता। इसी ही तीनों शब्दों को एक ही बार तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक अमेंडमेंट किया गया है, और यही 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द यही जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो वही कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष जो सेकुलरिज्म है, वह भी हमारे देश का क्या है, एक अभिन्न अभूतपूर्व बेसिक स्ट्रक्चर है। यह SR बम्बई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तय किया गया था, ठीक है। अच्छा, इससे आपको अब व्यवहारिक में आपको समझाता हूँ, जिससे कभी रटना ना पड़े, आप याद कर लें। जैसे पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि किसी राज्य विशेष का कोई अपना धर्म नहीं होगा। जैसे अगर माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा अगर यूपी के जो CM हैं, अगर वो ये कहें कि यूपी में माने केवल और केवल क्या है, हिंदू धर्म की मान्यता को ही प्रेफर किया जाएगा, या उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करने लगे, ठीक है, बाकी अन्य को नज़रअंदाज करे, ठीक है, या ओवरकम करने का प्रयास करे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यह पंथ निरपेक्ष के ढांचे को तोड़ता है। अब आप सोचो कि क्यों इसे भारतीय संविधान की आत्मा में शामिल किया गया है? क्यों जानते हैं? क्योंकि सदियों पहले से कालांतर से भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरती है। दुनिया में सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता, माने बहुत ढेर सारी कल्चर। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो आया वह भारत का ही हो गया, जो भारतीय संस्कृति में आया वो भारत की कल्चर में का रंग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये स्ट्रक्चर खत्म कर दो तो भारत जिसके लिए जाना, माने भारत की जो अपनी पहचान है वो खत्म हो जाएगी, माने भारत ही नहीं रह जाएगा।
भारत भारत ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये विभिन्न संस्कृतियों का पालना है भारत देश। अगर वही समाप्त कर दो तो भारत भारत ही नहीं रह जाएगा। जैसे आपकी अपनी कुछ गुड क्वालिटी होती हैं, अगर आप वो छोड़ दो, ठीक है, अगर वो छोड़ दो, ठीक है, जैसे मैडम लोगों के कहने पर क्या है, हम ढेर सारी अपनी आदतों में क्या है परिवर्तित करते 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 एक समय बाद मैडम लोग ही क्या कहती हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, माने तुम अपनी आइडेंटिटी क्या कर चुके हो, खो चुके हो। तो यही भारत भारत नहीं रह जाएगा। आगे देखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली अभी बता दिया कि राज्य और केंद्र स्वतंत्र रूप से काम करें, ठीक है, यही पावर डिस्ट्रीब्यूशन है संघात्मक ढांचा। अगर ये चला जाएगा तो केंद्र राज्यों के विषय पर कानून बनाने लगेगा, राज्य केंद्र पर बनाने लगेगा, तो पूरा का पूरा सब बेकार हो जाएगा। प्रस्तावना में जो उल्लिखित उद्देश्य हैं वो तो भारतीय संविधान का मूल ढांचा ही है, बता ही दिया। गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी क्या है, भारतीय संविधान की का मूल ढांचा है। जैसे आज बीजेपी गवर्नमेंट फुल सत्ता में है ना, कल को आपसे ये कहे कि हमारे यहाँ, कल से ये कहे कि राष्ट्रपति का पद आज से समाप्त, माने या राष्ट्रपति का पद समाप्त नहीं होगा, लेकिन हमारी पार्टी जिसको तय करेगी, चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, हम जिसको तय करेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा संविधान में संशोधन कर दे। यही तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करना है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वह आनुवांशिक न होकर के उसका अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, हमारे देश में निर्वाचन होता है। यही तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और आनुवंशिक नहीं होता है, नहीं तो राहुल गांधी हो रहे होते अब तक। तो अगर ये कल को संशोधन कर दिया जाए तब भी तो संविधान का मूल ढांचा गया ना। तो इसलिए समझा दे रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, नहीं तो इतना रटोगे पागल हो जाओगे और आप बड़े हो गए हो, समझ जाओ, समझो। अगला देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यही होता है, ठीक है, कि जो संसद होती है उसमें जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होता है वह मंत्रिपरिषद जो होता है, माने मंत्रियों का जो समूह होता है, वह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अकाउंटेबल होता है, ठीक है, सामूहिक रूप से क्या होता है, अकाउंटेबल होता है। अनुच्छेद 75 के 3 के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है, माने उसके प्रति जवाबदेह होता है, यही संसदीय शासन। अगर अकाउंटेबल ना रह जाए तो क्या होगा, सरकार मनमानी, चल भाई चल, ठीक है, मनमानी काम करेंगे। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली के खत्म होने से क्या है, भारत का संघीय ढांचा भी समाप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी संघीय ढांचा है ना, यह भी क्या है, संघीय नहीं, माने यह भी बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि जो भी विधायिका हो, माने विधानमंडल है, माने संसद, जैसे संसद, अगर संसद विधायिका है जो विधि का निर्माण करती है, तो इसके द्वारा जो बनाई गई विधि है वह संविधान के अनुसार जो विधि की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, क्या उसके अनुसार ही बनाई गई है, ठीक है, या संविधान के अनुकूल बनाई गई है, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उसे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड घोषित कर सकता है। यही माने उसकी समीक्षा करना, संसद के द्वारा बनाई गई विधि की क्या करना, संविधान के अनुसार उसकी समीक्षा करना कि उसके अनुकूल, उसके प्रक्रिया के तहत बनाई गई, अन्यथा नहीं। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। आप खुद सोचो कि अगर यह शक्ति न हो, ठीक है, तो आज बीजेपी गवर्नमेंट है फुल फ्लैश में सरकार में, तो क्या करेगी, उसका जो मंत्रिपरिषद है जिसके हेड पीएम होते हैं, उनको मिला करके वो लोग क्या है अपने घर में, माने अपने एक कमरे में बैठ करके ये डिसाइड कर ले, ठीक है, कि ऐसा ऐसा बिल, एक कानून होना चाहिए, वो संसद के सदन में पास न कराया जाए, उसको पारित न कराया जाए, सीधे लागू करा दिया जाए। यही तो है ना, कि वो माने संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया से गुजरा ही नहीं, सीधे आप लागू कर दो। इस तरीके से क्या किया जा सकता है, अगर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट माने कोर्ट में निहित ना हो तो, ठीक, इसीलिए ऐसा किया गया है। आगे देख लीजिएगा, कल्याणकारी राज्य।
कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वह भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आप कहाँ पढ़े हैं, सब आपको पढ़ा चुका हूँ, वही आप रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वजह से आप देख रहे होंगे लेक्चर पढ़ रहा है। जैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना आप कहाँ पढ़े हैं, DPSP में। कहाँ पढ़े, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में। किस में पढ़ा, भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में था। 36 छोड़ दो, राज्य की परिभाषा बताता है। 37 बताता है कि जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय या लागू नहीं कराए जा सकते। लेकिन 38 की बात मैं करता हूँ, अनुच्छेद 38 ही बताता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे प्रोविजंस करेगा जिससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। यही है DPSP का कोर, यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कोर, कि राज्य को क्या है, एक कल्याणकारी, देश को एक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करना। तो कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन करना भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र न हो, ठीक है, तो सरकारें क्या है, मनमानी करने लगेंगी। इसीलिए क्या है, अनुच्छेद, इसे भी कहाँ आपने पढ़ा, न्यायिक स्वतंत्रता को, अनुच्छेद बताइए जल्दी से, अनुच्छेद 50, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करना, पृथक्करण करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। इस तरीके से आपने, ठीक है, पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। और इसकी PDF आप, इतनी मेहनत से मैंने लिखा है, आप इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसे आप PDF ले करके टेलीग्राम चैनल से आप रट डालिए, और अब एक बार पढ़िए और सीधे जाकर के क्वेश्चन बनाइए। प्लीज़ क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे, 5 बार 10 बार क्यों पढ़ना है, सीधे सवाल बनाओ जिससे खोपड़ी और खुलेगी, ठीक है। मैं आपको पढ़ने का स्ट्रेटजी, बहरहाल मुझे अब याद नहीं रहेगी, यही मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लेक्चर तो बड़ा हो जाएगा। देखो, 2 तरीके से पढ़े जाते हैं। अगर आपको वन टाइम में, वन नाइट फाइट माने वन टाइम में ऑफिसर बनना है, तो ये तरीका अपना लो। पहले हम लोग जब पढ़ते थे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे इंटर तक, तो ऐसे पैराग्राफ आता था, उसके 5 सवाल होते थे नीचे, तो पूरा पैराग्राफ ऐसे पढ़ते थे, फिर 5 सवाल को, क्वेश्चन उसको पढ़ते थे, फिर उसका जवाब इसमें पैराग्राफ में ढूंढते थे। तो इसकी वजह से जब तक नीचे के सवाल पढ़ते थे, पैराग्राफ में पढ़ी हुई चीज़ें क्या हो जाती थी, भूल जाती थी, और हम उसमें ये भी टिक नहीं लगा पाते थे कि कौन, क्योंकि टिक लगाएं तो पूरी लाइन को टिक लगाना पड़ेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था क्वेश्चन क्या है, क्या आएंगे। लेकिन आज हम क्या है, आज हम परिवर्तन कर चुके हैं, आज हम बड़े हो गए, तो क्या है, अब हम पैराग्राफ को कैसे करते हैं, ये पैराग्राफ हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 5 सवाल हैं, यहाँ पर 5 सवाल हैं। तो हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ऐसा आप देखेंगे तो जितने भी पैराग्राफ आते हैं, आप खास करके हिंदी इंग्लिश का दोनों का आता है, CSET में आप देखोगे मीन्स इसमें, तो वहाँ पर क्या है, ऐसे ही करते हैं। पहले क्वेश्चन को सरसरी नज़र से, आप केवल क्वेश्चन पढ़ता हूँ, केवल क्वेश्चन सरसरी नज़र से एक बार केवल क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन जब पढ़ लिया तो ये लाइन हमारे दिमाग में 5 की थोड़े समय तक के लिए रहती हैं। अब मैं पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन की लाइन कोई भी रेजोनेंस करता है कि ऐसा हमने पढ़ा था, तो वहाँ मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। फिर आगे पढ़ते हुए दूसरी लाइन का कोई भी फैक्ट अगर हमें मिलता है तो वहाँ अंडरलाइन कर लेता हूँ। ऐसे तीसरी लाइन का, तीसरे क्वेश्चन का मिला, चौथे क्वेश्चन का मिला और 5वें क्वेश्चन का मिला, तो जहाँ थोड़ा बहुत उससे सब मैच मिलते हैं तो उसे मैं टिक कर लेता हूँ। और इसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और सारे सवाल आपको खटाखट यहाँ से मिल जाते हैं, नहीं तो दोबारा पढ़ना पड़ता और सब भूल जाता, और इतने में आप घबराने लगते थे। अब इसका क्या तात्पर्य, यहाँ पढ़ाने, यहाँ गद्यांश तो मैं करा नहीं रहा हूँ, इससे यही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको वन टाइम में ऑफिसर बनना है तो ये अप्रोच आप अपना लेना, सच में आपको बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम को कोई बीट करने से रोक नहीं पाएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला ही तरीका अपना लो। जैसे जिसका भी आपको तैयारी करना है या कर रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर लाओ, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाओ, और एक बार नहीं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, एक बार नहीं, कम से कम इसे 3 बार, कम से कम इसे 3 से 4 बार, 5 बार आप जल्दी से जल्दी इसे क्या करो, पढ़ डालो। 3 से 4 या 5 बार इसे पहले पढ़ डालो। अब पढ़ने के बाद किसी भी सिलेबस को उठाओ, पढ़ना शुरू करो, आपकी खोपड़ी खुद कहती रहेगी भाई ये सवाल आते हैं, भाई इस
पार्ट से आते हैं भाई, यहाँ सवाल आते हैं, इसे हाइलाइटर से हाईलाइट करो भाई, इसे हाईलाइट करो, इसे हाईलाइट करो। मैं इतना यूनिक पॉइंट या इतने सही से डायग्राम या इतने सही से क्वेश्चंस को क्यों पिकअप कर पाता हूँ? क्योंकि क्या है, इतने सवाल कर चुके हैं, इतने टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं, इतने जो है प्रैक्टिस किए हैं। घटना चक्र तो कितनी बार किए हैं हम लोग। जो सर घटना चक्र पढ़ा रहे हैं पता है आपको, निर्मल सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है जानते हैं, वो 9 बार 9 टाइम घटना चक्र जो है पढ़ चुके हैं। और अब इस समय वो पढ़ा रहे हैं तो वो और भी फ़ोन से पढ़ने के बाद फ़ोन से सर्च करते हैं सब किताबों पर, उसे और भी अच्छे सिस्टमेटिक लिखते हैं। माने वो 10 टाइम अब कर रहे हैं। अब आप सोचो उनका क्यों नहीं निकलेगा, उनका क्यों नहीं निकलेगा, और कभी भी बैठेंगे क्यों नहीं पेपर में निकलेगा। समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी कुछ बातें भी कर लिया, ठीक है, उसके लिए सॉरी, और यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।